मध्यम वर्गीय परिवार यानी कि मिडिल क्लास फैमिली एक जाल में फंसी रहती है। वह जाल में कैसे फंसी रहती है वह मैं आपको बताता हूँ। देखो, कोई गरीब व्यक्ति है तो गरीब व्यक्ति जानता है कि ज़रूरत की चीज़ों के अलावा कुछ भी खरीदना उसके बस की बात नहीं है, और इस बात को उसके सभी रिश्तेदार और दोस्त भी जानते हैं कि वह गरीब है, वह ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब देखा जाए तो गरीब व्यक्ति से ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं होती हैं। और एक होता है अमीर व्यक्ति। अमीर व्यक्ति जानता है कि वह अमीर है। अमीर व्यक्ति वह सब खरीद सकता है जो वो खरीदना चाहे। तो गरीब व्यक्ति का तो यह फिक्स हो गया कि वह खरीद नहीं सकता, और अमीर व्यक्ति का यह फिक्स हो गया कि वह कुछ भी खरीद सकता है। लेकिन बीच में मिडिल क्लास परिवार फंस जाता है, क्योंकि ये ना तो गरीब होते हैं और ना ये अमीर होते हैं। मिडिल क्लास परिवारों के पास में अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने के पैसे तो होते हैं, लेकिन ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीदने के लिए उनके पास में इतने पैसे नहीं होते कि जो मन किया वो खरीद लिया, जब मन किया वो खरीद लिया। मिडिल क्लास परिवार की हालत गरीबों से बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनकी हैसियत अमीरों की जितनी नहीं होती। यहाँ पर हैसियत से मेरा मतलब है कि उनके महीने की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो बिना फिक्र किए अमीरों की तरह कुछ भी खरीद सके। मिडिल क्लास परिवार की सैलरी गरीबों से थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन मिडिल क्लास के शौक अमीरों के जैसे होते हैं। अधिकतर मिडिल क्लास व्यक्ति खुद को अमीर दिखाना चाहते हैं, भले ही वे इस बात को जानते हैं कि उनकी तनख्वाह उनके खर्चों के हिसाब से बहुत कम है। एक मिडिल क्लास व्यक्ति ऐसी चीज़ें खरीद लेता है जिसकी उसे ज़रूरत नहीं होती है, और यह चीज़ वह उस पैसे से खरीदता है जो उसके पास में नहीं होता है। मतलब वह लोन लेता है या किसी से मांग लेता है, और वह यह सब चीज़ें ऐसे लोगों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए खरीदता है जिनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर लोन को चुकाने के लिए वह वैसा काम करेंगे जो उनको पसंद नहीं है। और यहीं से शुरू हो जाता है मिडिल क्लास का जंजाल, द मिडिल क्लास ट्रैप। अधिकतर मिडिल क्लास परिवार इस जाल में फंसे हुए होते हैं। मिडिल क्लास व्यक्ति आईफोन खरीद लेगा जबकि वह जानता है कि उसकी हैसियत नहीं है। मिडिल क्लास व्यक्ति महंगी कार खरीद लेगा जबकि वह जानता है कि उसकी हैसियत नहीं है। मिडिल क्लास व्यक्ति अमीरों के जैसे शौक पूरा करेगा जबकि वह जानता है कि उसकी हैसियत नहीं है। उसे यह सब उधार लेकर करना होगा। गरीब गरीब है, अमीर अमीर है, लेकिन मिडिल क्लास व्यक्ति गरीब और अमीर के बीच का है, लेकिन यह खुद को दिखाना अमीरों के जैसा चाहता है। इनके पास में अमीरों के जितने पैसे नहीं होते हैं, लेकिन ये खुद को दूसरों के सामने ऐसे व्यक्त करना चाहते हैं, ऐसे प्रस्तुत करना चाहते हैं कि सब लोग इन्हें अमीर समझे। मिडिल क्लास व्यक्ति केवल सरकारी टैक्स जैसे जीएसटी इत्यादि ही नहीं भरता, बल्कि ये दुनिया के सामने दिखावा करने का टैक्स बहुत ज़्यादा भरता है। मिडिल क्लास व्यक्ति इस जाल में क्यों फंसा रहता है, इसके 3 कारण हैं जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो का प्रारंभ करते हैं। पहला कारण, भारतीय शिक्षा व्यवस्था, इंडियन एजुकेशन सिस्टम। आई डोंट वांट ए नेशन ऑफ थिंकर्स, आई वांट ए नेशन ऑफ वर्कर्स। मुझे विचारक नहीं चाहिए, मुझे काम करने वाले चाहिए। ये विचार थे आधुनिक इतिहास के सबसे अमीर व्यक्ति, जिनका नाम था जॉन डी रॉकफेलर। यह केवल अपने टाइम के ही सबसे अमीर व्यक्ति नहीं थे, बल्कि 2025 तक भी औद्योगिक क्रांति के बाद के पूरे इतिहास में सबसे अमीर व्यक्ति यही है। और औद्योगिक क्रांति के बाद में भी आज तक उनके बराबर अमीर व्यक्ति कोई दूसरा नहीं हुआ। इनका कहना है कि मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो स्वतंत्र विचारक हो, बल्कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जो बिना सवाल किए गुलामों की तरह मेरे आदेशों का पालन करें। और इनका यह उद्देश्य कामयाब रहा। इन्होंने ऐसी शिक्षा नीति पर जोर देते हुए खूब क्लर्क और नौकर पैदा किए, लेकिन स्वतंत्र विचार की कमी होने के कारण बहुत कम आविष्कारक पैदा हुए, बहुत कम रचनात्मक व्यक्ति पैदा हुए। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं यहाँ पर यह नहीं कह रहा कि नौकरी करना गलत है, या मैं अन्य लोगों की तरह आपसे यह नहीं कह रहा कि नौकरी करना बेकार की बात होती है। नहीं,
नौकरी करना बेकार की बात नहीं होती है, लेकिन आपको एक बार इस पूरे सिस्टम को समझना चाहिए कि आप नौकरी अपनी मर्जी से कर रहे हो या आपको जन्म से ही नौकरी करने के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है। जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना रखा था तो उन्होंने सोचा कि अगला वार उनकी शिक्षा व्यवस्था पर करते हैं। उनकी शिक्षा व्यवस्था को ऐसा बना देते हैं कि यह केवल अंग्रेजों के आदेश माने, ना कि उनसे उल्टे सवाल जवाब करे। और फिर इसी शिक्षा व्यवस्था को हमारे भारत देश में लागू किया गया और इस शिक्षा व्यवस्था की वजह से भारतीय लोग मानसिक रूप से गुलाम बन गए। मैकॉले नाम का एक नीच और दुष्ट व्यक्ति था जिसने इस शिक्षा व्यवस्था को बनाया था। इसका कहना था कि यूरोपीय पुस्तकालयों में रखी पुस्तकों की एक अलमारी पूरे भारतीय और अरबी साहित्य से ज्यादा मूल्यवान है। इस व्यक्ति ने भारतीय ज्ञान और परंपराओं को बहुत ज्यादा अपमानित किया और इसका अपमान इसके शब्दों में आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। इसे भारतीय ज्ञान की कोई कद्र ही नहीं थी। हमारी पुरानी भारतीय शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य था कि एक व्यक्ति विज्ञान का, धर्म का, जीवन और चरित्र का इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान प्राप्त करके एक योग्य व्यक्ति बन जाए। लेकिन जब अंग्रेजों के द्वारा मैकॉले की यह नीति हमारे भारत देश में लागू की गई तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था की जड़ों को काटकर शिक्षा का मूल उद्देश्य परीक्षा देना, डिग्री लेना और नौकरी प्राप्त करना, बस इतना ही हो गया। आप कहीं भी जाकर किसी भी व्यक्ति से पूछ लेना कि हम पढ़ते क्यों हैं, तो उसका जवाब यही निकलेगा ताकि हम नौकरी लग सके, ताकि हम आजीविका कमा सके। बहुत कम व्यक्ति ही ऐसे होंगे जो आपसे कहेंगे कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, हमें खुद को योग्य बनाना है ताकि आजीविका तो हमें बाय प्रोडक्ट के रूप में मिल जाए, उप उत्पाद के रूप में मिल जाए। लेकिन हमारा मूल उद्देश्य तो खुद की क्षमताओं को ज़्यादा से ज़्यादा निखारने का था। मैंने डिग्री लेने से पहले ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तो एक दिन की बात है, मैं गणित पढ़ रहा था और मैं कई सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़ता था। तो जब मैं एक दिन यह पढ़ रहा था तो मेरे जीजाजी मुझसे कहते हैं कि जब तूने पढ़ाई छोड़ दी है तो तू अब पढ़ाई क्यों कर रहा है, जब तेरे एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं, ये सब सवाल तेरी एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं, तो तू यह सब पढ़कर अपना टाइम बर्बाद क्यों कर रहा है। मेरे जीजाजी की एक सरकारी नौकरी है। मैंने उनसे पूछा कि हम पढ़ते क्यों हैं, तो उन्होंने फटाफट जवाब दिया ताकि एग्ज़ाम अच्छे से पास करे और नौकरी प्राप्त हो। मैंने कहा अगर नौकरी न लगना तय हो तो क्या आप पढ़ाई नहीं करेंगे, तो उन्होंने फटाफट जवाब दिया कि जब नौकरी ही नहीं होगी तो मैं पढ़ाई करके क्या करूँगा। मैं उन्हें समझाकर उनसे बहस नहीं करना चाहता था, तो मैंने इस बात को हंसी मजाक में टाल दिया। लेकिन आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय युवाओं की मानसिकता किस तरह बिगड़ चुकी है, कितने निचले स्तर तक आ चुकी है। एक व्यक्ति शिक्षित है या नहीं है, इस बात का फैसला इस बात से होता है कि क्या वह व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सोचना सीख गया है। अगर वह व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सोचना सीख जाता है तो इसका मतलब है कि वह एक शिक्षित और समझदार व्यक्ति है। लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था लोगों को स्वतंत्र सोचने की कला प्रदान नहीं करती है, क्योंकि यदि लोग स्वतंत्र रूप से सोचना सीख गए तो वे अपने निर्णय भी स्वतंत्र रूप से लेंगे, खुद का दिमाग लगाकर लेंगे। और सभी व्यक्ति यदि खुद का दिमाग लगाना सीख गए तो उन्हें गुलाम नहीं बनाया जा सकता। इस शिक्षा व्यवस्था को भारत देश में लागू करने के पीछे अंग्रेजों का मूल उद्देश्य था कि लोग अपना दिमाग लगाना छोड़ दें और आज्ञाकारी बन जाए। मतलब उन्हें जो आदेश दिया जाए वे बिल्कुल वैसा ही उनके हिसाब से काम करें, फालतू के सवाल जवाब ना करें। अंग्रेजों का यह एजुकेशन सिस्टम नौकरी प्राप्त कर लेने को ही सबसे महत्वपूर्ण बात मानता है। यह एजुकेशन सिस्टम एक व्यक्ति को यह नहीं बताता है कि व्यक्ति जितना ज़्यादा ज्ञान हासिल करेगा, जितना ज़्यादा समझदार बनेगा, वह उतना ही ज़्यादा अमीर बन सकता है और इज्जतदार व्यक्ति बन सकता है। यह लोगों को वह संभावना नहीं दिखाता कि कैसे कोई व्यक्ति एक अच्छा व्यक्तित्व बनाने का तरीका सीख सकता है, अमीर व्यक्ति बनने का तरीका सीख सकता है और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। लेकिन नहीं, यह सिस्टम आपको सिखाएगा कि नौकरी कैसे लगे, जीवन की चिंता को कैसे हैंडल करे, आत्महत्या के विचारों से कैसे बचे, अमीर कैसे बने, सफल कैसे बने। क्या तुम्हारे सिलेबस में कभी इन सवालों पर चर्चा हुई है? तो सीधा सा जवाब है कि इन सब बातों को सिलेबस में शामिल ही नहीं किया जाता, क्योंकि यदि व्यक्ति इतना समझदार बन गया तो वह नौकरी के पीछे क्यों भागेगा।
और यदि कोई नौकरी के पीछे नहीं भागेगा तो ये लोग गुलामों की तरह लोगों से काम कैसे करवा पाएंगे। लेकिन बधाई हो, भारतीय लोगों ने हमारा देश आज़ाद होने के पश्चात भी इस सिस्टम को पूरी तरह से हटाने का प्रयास नहीं किया। सन 2020 में हल्का बहुत प्रयास किया गया था, लेकिन कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया। भारतीय सरकार को संभालने वाले लोग जानते हैं कि आज युवाओं में बढ़ रही बेरोजगारी का प्रमुख कारण इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी है, लेकिन सरकार इसे बदलने का प्रयास क्यों नहीं करती। इसका प्रमुख कारण यह है कि सरकार को संभालने वाले लोग भी तो इसी सिस्टम की बदौलत आगे बढ़े हैं। जब किसी देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया जाता है तो उसका सकारात्मक प्रभाव दिखने में 20 से 25 साल लग जाते हैं, और हमारे देश की सरकार हर 5 साल में चेंज होती रहती है। तो कोई इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा। नेताओं को तो कैसे भी करके वोट लेने हैं, वोट मिल जाए फिर चाहे पूरा देश भाड़ में जाए। नेताओं को तो कुछ ऐसा करना है कि उनकी सरकार रहे तब तक अच्छा काम होता रहे और उनका नाम चलता रहे, लोग उन्हें वोट देते रहे। बुराई नौकरी लगने में नहीं है, मुख्य बुराई इस बात में होती है जब एक व्यक्ति के जीवन का मुख्य उद्देश्य या भारतीय शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य केवल नौकरी लगना ही मान लिया जाता है। लोग लाखों का लोन लेकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं ताकि नौकरी पा सके, और फिर नौकरी करके इस लोन को चुकाने में रह जाते हैं, खुद की प्रोग्रेस ही नहीं कर पाते। पर सोचो, एक व्यक्ति अपना मूल उद्देश्य नौकरी को हटाकर खुद में योग्यता विकसित करने का बना ले तो क्या उसे धन की चिंता कभी सताएगी। अपना माइंड सेट स्वतंत्र बनाना सीखो, आलोचनात्मक सोच विकसित करना सीखो, खुद निर्णय करना सीखो और उस हिसाब से अपनी जिंदगी चलाओ। उदाहरण स्वरूप, यदि आप MBA कर रहे हैं तो केवल किताबों को रटना मत सीखो, बल्कि उन्हें समझकर धंधे की कला को सीखो, धंधे की समस्याओं को सुलझाना सीखो। किताबों को रटकर तुम डिग्री तो ले लोगे, लेकिन बिना समझ के तुम ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। मैं यहां पर ऐसे नहीं कह रहा कि डिग्रियां करना बेकार हैं, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि डिग्रियां करनी है तो केवल रटकर मत करो, बल्कि अपने विषय को पूरी तरह समझकर करो। पूरी समझ तो हासिल करो ताकि तुम्हें अपनी आजीविका चलाने के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। खुद में पैसों की समझ विकसित करना सीखो, आर्थिक शिक्षा ग्रहण करो ताकि तुम अपने पैसों का अच्छी तरह प्रबंध कर सको। दूसरा कारण है, तुम हर जगह सक्रिय रहना चाहते हो। एक गरीब व्यक्ति गरीब ही रह जाता है, एक मिडिल क्लास व्यक्ति मिडिल क्लास ही रह जाता है, क्योंकि वह अपने काम को छोड़कर हर जगह पे सक्रिय रहना चाहता है। आज घर के बगल में किसी की शादी है तो वह चाहता है कि वह शादी को एंजॉय करे। आज दोस्तों की कहीं पार्टी है तो वह अपने काम को छोड़कर यह चाहता है कि वह पार्टी में मजे करे। कहीं कोई गपशप चल रही है तो वह चाहता है कि वह उस गपशप का हिस्सा बने। लोग अपने काम को छोड़ना चाहते हैं और फालतू मजे करना चाहते हैं, और यही कारण है जिसकी वजह से अधिकतर व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यह वही कारण है जो गरीब को गरीब और मिडिल क्लास को मिडिल क्लास ही रहने देता है। तुम्हारा किसी प्रोग्राम में जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है तो ही जाओ। हर किसी के बुलाने पर या हर सप्ताह होने वाली दोस्तों की पार्टी पर मोहित होना बंद कर दो। अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा काम ही तुम्हें स्वतंत्र बनाएगा, तुम्हें खुश बनाएगा और तुम्हें एक सफल इंसान बनाएगा। सही काम जिंदगी का हिस्सा नहीं होता है, बल्कि आचार्य प्रशांत तो यह भी कहते हैं कि सही काम ही जिंदगी होता है, और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। क्योंकि जब एक व्यक्ति गलत काम करने में लग जाता है और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेता है तो वह अंत में जाकर जीना भी नहीं चाहता, वह आत्महत्या कर लेता है। इस प्रकार देखा जाए तो सही काम ही जिंदगी होता है। तुम्हें अमीर व्यक्ति की अमीरी तो दिख जाती है, लेकिन अमीरी के पीछे का संघर्ष नहीं दिखता है। अधिकतर लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें चाहे 100 किलोमीटर दूर से कोई दोस्त फोन कर दे, वे वहां जाने के लिए तैयार होते हैं और मजे करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उनकी घर बैठे इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने बेड से उठ सके और काम करने के लिए अपने कमरे में जा सके। काम करने के लिए कुर्सी पर बैठने के लिए भी वे 10 बार सोचते हैं और आलस करते हैं। पार्टी करने के लिए उनके पास में ऊर्जा है, पार्टी करने के लिए उनके पास में पैसा है, पार्टी करने के लिए उनके पास में समय है, लेकिन काम करने के लिए उनके पास में समय नहीं है, ऊर्जा नहीं है और पैसा नहीं है। वे तो काम की वैल्यू भी नहीं समझते हैं, और वैसे भी जिन्हें नहीं समझना है
वह मत समझो, क्योंकि प्रकृति किसी से भी यह जोरी नहीं करती कि तू अपना काम कर। प्रकृति इतना जानती है, या तो यह खुद सुधर जाएगा वरना मेरी मार से सुधर जाएगा, और फिर भी नहीं सुधरना चाहता तो ये बर्बाद हो जाएगा। प्रकृति के नियम कठोर होते हैं दोस्त। प्रकृति इस बात को नहीं जानती कि तुम बीमार थे, इस वजह से तुम सफल नहीं बन पाए। प्रकृति बस इतना जानती है कि तुम बीमार थे या सही थे, या तुम जैसे भी थे, तुम्हारे हालात जैसे भी थे, तुमने काम किया कि नहीं किया। प्रकृति बस इतना देखती है। प्रकृति बहाने बनाने वालों का साथ नहीं देती, बल्कि उनका साथ देती है जो पुरुषार्थ करने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि जब भी आपका कोई दोस्त आपको फालतू मजे करने के लिए बुलाए और आपका वहाँ जाना इतना आवश्यक ना हो, तो उसे सीधा मना कर दो। उसे ये बात समझाने की कोशिश करो कि भाई मेरा अभी काम का समय है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। अगर वह तुम्हारा सच्चा दोस्त होगा और तुम्हें समझता होगा, तुम्हारी सच में फिक्र करता होगा, तो वह तुम्हारी भावनाओं को समझ जाएगा और तुमसे फालतू की जिद नहीं करेगा। तीसरा कारण है शादियों में होने वाला भयंकर दिखावा। कोई व्यक्ति गरीब होता है तो वह भी शादी एक मिडिल क्लास लेवल की करता है, शादी पर खूब खर्च करता है। कोई व्यक्ति मिडिल क्लास होता है तो वह भी अमीरों के जैसी शादी करता है, ताकि सब लोग उसकी प्रशंसा करें, सब लोग उसको भी कुछ माने। और अमीर व्यक्ति तो खर्च करते हैं ही, लेकिन इस मामले में अमीर व्यक्ति समझदार हैं। अमीर व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमाते हैं और वे अपनी कमाई के हिसाब से खर्च करते हैं। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हुई, सबको लग रहा था कि मुकेश अंबानी ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन हकीकत यह है कि वह करोड़ों रुपए आपके हिसाब से बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मुकेश अंबानी के हिसाब से वो पैसे इतने ज़्यादा नहीं हैं। जितना पैसा मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी में खर्च किया, उतना तो वो 5 दिन में कमा लेगा। और मिडिल क्लास परिवार को आप देखो, एक मिडिल क्लास व्यक्ति जितना कई सालों में कमाता है, उतना एक शादी में खर्च कर देता है। क्यों खर्च कर देता है? क्योंकि उनके हिसाब से दिखावा सबसे ऊंची चीज होती है। शादी में दिखावा ना हो तो शादी शादी ही थोड़ी रह जाती है। एक मिडिल क्लास व्यक्ति शादी के लिए लोन लेता है और अगले 10-20 सालों के लिए उसे चुकाता रहता है। लेकिन इस जंजाल से बाहर निकलने की कोशिश करो। दिखावे के चक्कर में खुद को कंगाल मत बनाओ। एक व्यक्ति जो महीने का 25,000 कमाता है, ऐसा व्यक्ति भी शादी में कम से कम 25 लाख से अधिक रुपए तो खर्च आराम से करता है। इतना दिखावा चलता है हमारे भारतीय समाज में। तो उम्मीद करता हूं आज की बात आपको समझ में आ गई होगी। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।